अब हम बात करेंगे आज भारत में लौह युगीन संस्कृतियों के बारे में। आयरन एज कल्चर इन इंडिया, तो इसको कभी लोग कहते हैं लौह प्रयुक्ता संस्कृति। ध्यान रखिएगा कि ब्लैक एंड रेड वेयर से ही इसकी शुरुआत होती है और मेगालिथिक कल्चर तक जाती है। तो इसमें 4 संस्कृतियों को हमको पढ़ना विशेष रूप से, और वो संस्कृति कौन कौन सी है। एक तो आपका हो गया है ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको मालवा संस्कृति के नाम से भी जानते हो। लेकिन ब्लैक एंड रेड वेयर ऐसी संस्कृति है जो प्रागैतिहासिक काल में भी मिलता है, मालवा में भी मिलता है, ताम्रपाषाणिक भी है, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी प्राप्त होता है। लेकिन ये संस्कृति बड़े लंबे समय तक चली है और मेगालिथिक कल्चर तक प्राप्त होता है। तो इसलिए किसी एक संस्कृति से इसको जोड़ते नहीं, लेकिन मेन तौर पे जो होता है मान लिया जाता है। लेकिन आमतौर पे PGW कल्चर यानी चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति को, लौह संस्कृति को रेखांकित किया जाता है। NBPW यानी आपका उत्तरी कृष्ण पात्र परंपरा वाली संस्कृति को। तो चलिए हम बात करते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर पहला शुरुआत देखें तो ये लौह युगीन संस्कृति नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ मृदभांडों में। देखिए, फ्लेंडर्स पैत्री ने मेथड एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी में मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा है। क्या कहते हैं? मृदभांड क्या है? पुरातत्व की वर्णमाला है, ठीक है ना। इसको OCP कल्चर को इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए लौह संस्कृति नहीं है, ठीक है ना, नॉट आयरन कल्चर। तो हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हमने पढ़ाया नहीं, इसको बस जोड़ दिया है। इसका एक अन्य नाम कपिस संस्कृति, गेरू वर्णित संस्कृति इसको कहते हैं, और उच्च गांगेय घाटी की संस्कृति भी नाम से हम इसको जानते हैं। स्टुअर्ट पिगट कहते हैं ये जो लोग थे ये विस्थापित हड़प्पाई जन थे। गंगा घाटी से लगभग 37 ताम्र नदियाँ मिली हैं, जिसपे 123 पुरास्थल अब तक ज्ञात हो चुके हैं। सबसे पहली प्राप्ति राजपुर परशु बिजनौर से प्राप्त होता है 1950 में। चूँकि यह गंगा के ऊपरी क्षेत्र में स्थित था, इसलिए इसको उच्च गांगेय घाटी या ऊपरी गंगा घाटी की संस्कृति भी कहते हैं। अन्य स्थल कौन से? अतरंजी खेड़ा है, हरावल है, पुराना किला, ये पूर्वी सब हैं। लाल किला है, भादराबाद है, बहेरिया, झिंझाना है, बिसौली है, सई पई, मायापुर, सिंगवेरपुर इत्यादि ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमको OCP कल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिम में देखा जाए तो जोधपुर, सिसवाल, मिताथल, बड़गांव, अम्बाखेड़ी, घारा, है ना, लाल किला भी पश्चिम में ही पड़ता है ना, पुराना किला भी। तो इस प्रकार से ये स्थल हो गए जो OCP कल्चर संबंधित है। अगर इसका काल देखोगे तो 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी लाल सतह पर काले रंग का अलंकरण मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये जो भी मृदभांड है वो लाल रंग पर क्या है? लाल सतह पर काले रंग का अलंकरण है। और बीबी लाल ने कहा कि सबर और निषाद जाति इसको बनाए थे। OCP कल्चर में देखिए बहुत ही क्षणभंगुर होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, जरा सा छूने पे क्या होते हैं? रंग छोड़ते हैं। तो इनको बड़ा सावधानी से रखने की ज़रूरत है। तो ये आप जानिएगा। सबसे बड़ा ताम्र नदी स्थल गुनगेरिया है, बालाघाट मध्य प्रदेश में। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सही पई से मत्स्य भाला मिला, रिंग्स मिला, मानवाकृति आकार का ताम्र उपकरण मिला है ना। ये देखिए इस तरह का मानवाकृति वाला ताम्र उपकरण मिलता है। तो ये उच्च गंगा घाटी की विशेषता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लोहे की प्राचीनता कहें तो विश्व में मिस्र में सबसे पहले 3000, है ना, कब बेटा? 3000 BC के मतलब 3000 BC के आसपास लोहे के मनके मिले हैं, ठीक है ना। तो वो समाधान के साथ मिले हैं, लेकिन उसका वो लोग प्रयोग कैसे करते थे, उसका कैसे वो लोग कुछ पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये उल्कापिंड से आए हुए पत्थर हैं, है ना, वो जिसमें आयरन के अवशेष थे, जिसकी वजह से ये साक्ष्य मिलता है। वो लोग गलाना नहीं जानते थे। फिर शोधित लोहा हमको टर्की से मिलता है, और बाद में इसी का विकास हित्ती सभ्यता के द्वारा हुआ 1800 से लेकर 1200। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये जो लोहा है ये हित्तियों की देन है, और 1200 के बाद ही
विश्व में इसका प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि हित्तियों ने, जब तक हित्तियों का विनाश नहीं हुआ, हित्तियों ने किसी को इसका ज्ञान नहीं बताया। लेकिन इसका खंडन होता है बानीची थाईलैंड से, क्योंकि यहाँ पर 1600 ईसा पूर्व की डेट जाती है। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई 1200 से पहले तो उन्होंने किसी को ज्ञान ही नहीं दिया, इधर थाईलैंड में भी मिल गया, जिसका मतलब इनकी बात क्या हो गई, गलत हो गई। अच्छा, सबसे प्राचीनतम भारत में देखा जाए तो मलहर की डेट जाती है 1850 ईसा पूर्व। राजा नल का टीला, लहुरा देवा, अगियाबीर, जखेड़ा, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, ये वो स्थल, अक्षत्रा, नूह, जहाँ से हमको इसकी प्राचीनतम तिथि प्राप्त होती है। तो सबसे प्राचीनतम स्थल कौन हुआ, मलहर, ध्यान रखिएगा, भारत से। अब देखिए ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर। देखिए ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर को लौ संस्कृति के अंतर्गत पूरी तरह से नहीं माना जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि लोहे का प्रारंभ या प्रारंभिक जानकारी ब्लैक एंड रेड वेयर के समय में हुआ। क्योंकि ये जो देखो ब्लैक एंड रेड वेयर है, उसमें खनक आती है ना, ऑक्साइड की मिलावट होने की वजह से थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा ये जो है ना, थोड़ा सा खनक है, तो खनक की वजह से कहा जाता है कि इसमें क्या है, आयरन मिला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हो मृदभांड, सबसे पहले कहाँ से मिला, अतरंजी खेड़ा से। पिकली, हल, चिरांद, लोथल, सुरकोटदा, रंगपुर, रुजदी, ब्रह्मगिरी, नागार्जुनी कुंडा, नरहन, सोगौरा, इमली खुर्द, राजा नल का टीला, मलहर, अगयाबीर, खैराडी, नो, ये वो स्थल हैं जहाँ से हमको प्राप्त होता है ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर, है ना। अब देखो ये कैसा कल्चर है, जरा देखिएगा, इसके मृदभांड के भीतरी और बाहरी वाला जो भाग है, देखो भीतर का जो है काला है, अंदर का क्या है भाग, काला है, और रिम वाला जो ऊपरी हिस्सा दिख रहे हो ना, वो भी काले रंग का, बाकी शेष भाग क्या है, लाल रंग का, दिख रहे हो। इसको आवे में उल्टे पकाया जाता था, तो नीचे से आँच लगने से वजह से नीचे वाला क्या हिस्सा होता था, काला हो जाता था, और ऊपर वाले में कम आँच लगती थी तो वो लाल रह जाता था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये किसी एक संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, क्योंकि इसका प्रागैतिहासिक काल से भी, प्री हिस्ट्री से भी संबंध है, प्रोटो हिस्ट्री से भी संबंध है। मालवा कल्चर, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा से ज़्यादा मैच नहीं करता इसका, उसमें ब्लैक एंड रेड वेयर थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, ये अलग है। तो मालवा कल्चर जो आपको निवासा संस्कृति पढ़ा रहे थे, नवदा टोली की संस्कृति पढ़ा रहे थे, वो मालवा कल्चर है, तो वो भी ब्लैक एंड रेड वेयर है। मेगालिथिक कल्चर, ये आपका महाजनपद के बाद है, ये बराबर है मेगालिथिक, तो उस हिसाब से ये एक लंबे समय तक प्रचलन में रहा, ठीक है ना। तो ये काले मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लौह युगीन संस्कृति का प्रारंभ कई विद्वान पीजीडब्ल्यू कल्चर यानी चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति से जोड़कर देखते हैं। इसका पहला खोज अक्षत्र से बीबी लाल ने किया था। हस्तिनापुर से इसका विशेष महत्व जुड़ा। मध्य देश में इसको क्या कहा गया, मध्य देश का विशिष्ट मृदभांड कहते हैं, और आर्यों का प्रतिनिधि कहा जाता है। ये सारी बातें जान लीजिएगा। व्हीलर ने इसे कांस्य युगीन कहा अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान में, जो कि क्या है, गलत है। इसका समय जो है उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है बेटा। इसका समय 1200 से लेकर के करीब क्या है 750 या 600 ईसा पूर्व तक जाता है, महाजनपद काल तक। तो ये जो पीरियड है ये उत्तर वैदिक काल में विशेष है, यानी ऋग्वेद का यानी अर्ली वैदिक का लास्ट पीरियड है ना, उत्तर वैदिक का शुरुआती पीरियड। तो वहाँ से लेकर के विशेष तौर पे उत्तर वैदिक कालीन माना जाता है। कृषि में पहली बार लौह उपकरण का प्रयोग पीजीडब्ल्यू कल्चर के समय में ही दिखाई पड़ता है। चित्र धूसर मृदभांड संस्कृति। सबसे बड़ा स्थल सतावली है जो 13 हेक्टेयर का है, कौशाम्बी 10 हेक्टेयर का। इसके अलावा तिलौरा कोट नेपाल में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पीजीडब्ल्यू कल्चर का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, तो कौन है, तिलौरा कोट नेपाल। और पश्चिमी में कहाँ है, लखियो पीर पाकिस्तान में है बेटा। उज्जैन, वैशाली, मथुरा, रोपण, श्रावस्ती, नो, अल्लाहपुर। ध्यान रखिएगा, हमको पीजीडब्ल्यू कल्चर का साक्ष्य साउथ से नहीं मिलता। अतरंजी खेड़ा की बात करें तो सामुदायिक चूल्हा, यहाँ हस्त निर्मित जो है मानव मूर्ति है ना, और धातुमल का साक्ष्य मिलता है जहाँ पर धातु को गलाया जाता था। जखेड़ा से भी जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है 6 मीटर लंबा, और जो कि एक नहर है। लोहे के हल का फाल, कई बार पूछा कि लोहे का हल का फाल कहाँ से मिलता है, तो वो जखेड़ा से मिलता है।
भगवानपुर की बात करें तो शव विसर्जन का साक्ष्य पहली बार मिलता है खलौआ, ये हस्त निर्मित मानव मूर्ति यहाँ से मिलती है, अतरंजी खेड़ा से भी मिलता है, ठीक है ना। तो सोचो मूर्ति का इस तरीके से हड़प्पा में भी तो लिंग योनि की मूर्तियाँ मिलती ही हैं, पत्थर की मूर्तियाँ मिलती हैं, तो यहाँ पर देखो पीजीडब्ल्यू कल्चर में हाथ से बने हुए मानव मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं। अतरंजी खेड़ा ये देखो धातु मल की प्राप्ति, ये सारी बातें हमने स्पष्ट कर दिया। जो क्वेश्चन बनेगा मैं बस वही बता रहा हूँ। यानी बीपीडब्ल्यू कल्चर की बात करो तो मार्शल ने इसे काले काचित पात्र परंपरा करा, उन्होंने जॉन मार्शल ने उत्खनन करवाया था तक्षशिला के भीड़ टीले का, ठीक है ना। और व्हीलर और कृष्णदेव ने इसको एनबीपीडब्ल्यू कहा। लेकिन अब कुछ बातें जान लो, ये महाजनपद काल 600 BC से लेकर मौर्य काल तक इसका प्रयोग माना जाता है, लेकिन कुषाण काल तक भी इसके एविडेंस मिलते हैं। कहाँ से? हुइस्क का जहाँ मथुरा लेक है वहीं से वो मिलता है। मृदभांडों में इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें चमक है, सोने की चमक दिखती है, कभी कभी देखेंगे तो। इसका केंद्र मुख्य रूप से कौशाम्बी माना जाता है। इसकी विशेषता है क्या एनबीपीडब्ल्यू की? तो इस काल में लोहे का उपकरण बनाए जाने लगे थे, हसिया है ना, खुरपी, हल का फाल है ना, तलवार, भाले, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनबीपीडब्ल्यू की विशेषता मानी जाती है। द्वितीय नगरीकरण, ठीक है ना, ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि इसी समय नगरीकरण का फिर से शुरुआत हुआ लौह क्रांति की वजह से। आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ, रजत यानी सिल्वर टाइप के पंचमार्क कॉइन्स थे। ब्राह्मी लिपि का विकास दिखाई पड़ता है, आप देखोगे सौगरवा, महास्थान, पिपरहवा, भट्टी प्रोलू, उसके बाद मौर्य युगीन, फिर आपका कुषाण युगीन ब्राह्मी लिपि। तो ये विकास दिख रहा है कब? एनबीपीडब्ल्यू के समय में। तो ये भी एक इसके हेडिंग बनेंगे। साहित्य का विकास देखोगे तो पतंजलि, ये आपका पाणिनि का अष्टाध्यायी हो, या आपका कल्पसूत्र हो भद्रबाहु का, त्रिपिटकों की रचना हो, तो ये सारी चीज़ें जो भाषा का विकास हो रहा है, साहित्य का लेखन हुआ, ये प्रणयन भी एनबीपी काल की विशेषता है। इसी काल में रामायण और महाभारत की रचना की गई। अच्छा, राजवंशों का उदय काल माना जाता है। तो हर्यक वंश से लेकर के आप देख रहे हो कि आपके शुंगों का तक आप देख रहे हो क्या हो रहा है, राजवंश नए उदय हो रहा है। कभी हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश। तो ये अलग अलग उनके बारे में बताना है कि कौन संस्थापक हैं, क्या हैं, ठीक है ना। हर्यक वंश है तो बिंबिसार है, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो लोहे की क्या भूमिका थी ये भी बताना पड़ेगा। धार्मिक पुनर्जागरण काल, देखो एनबीपी कल्चर के दौरान ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक धर्म का विकास हुआ था, उपनिषदिक चिंतन चलने लगे थे। तो ये धार्मिक पुनर्जागरण का काल भी इसकी एक अन्य विशेषता है। अब तक 1500 स्थल खोजे गए हैं। राजगीर, बनगढ़, चंद्रकेतुगढ़, ताम्लुक, अहिछत्रा, कौशाम्बी, वैराट, नूह, तिलौरा कोट, प्रभास पाटन, वैशाली, बेग्राम, पुराना किला, रोपड़, नासिक, काशीपुर, चंद्रकेतुगढ़। तो ये एनबीपीडब्ल्यू का प्रसार हमको साउथ में भी देखने को मिलता है, गुजरात में भी देखने को मिलता है, लेकिन पीजीडब्ल्यू के साथ ऐसा नहीं था। तो चलिए इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं देख लिए। देखिए मृतिका वलय कूप का सच कहाँ से मिलता है? रोपड़ से, कौशाम्बी से, है ना। ये मिट्टी का नहीं, जिसको आप लोग घर में देखते हो वलयाकार है, उसमें लोग रखते थे अनाज वनाज, है ना। तो इस तरह से सुनहले, नीले और गुलाबी, चॉकलेटी और काले रंग के पात्र मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चूँकि सबसे पहले काले रंग का मिला इसीलिए उसको एनबीपीडब्ल्यू कहते हैं, लेकिन अब तो सुनहले, नीले, गुलाबी, चॉकलेटी रंग के भी बड़े पैमाने पर मिले हैं। तो इसलिए चूँकि पहले से ही ये लोग कहते आ रहे हैं तो अब उसी का नामकरण पड़ गया। अहिछत्र, राजगिरी, कौशाम्बी से हमको रक्षा प्राचीर, सुरक्षा दीवार का और पारिखा का क्या मिलता है? खाई का अंकन मिलता, मतलब बना हुआ मिलता पूरा अवशेष। कौशाम्बी से हमको ईंट की नालियाँ, सचित्र घड़ों से निर्मित सोक्ता गड्ढे, सोकपीट जिसको कहते हो, ये सब प्रमाण प्राप्त होते हैं एनबीपीडब्ल्यू से। तो ये जो पॉइंट है उसको जान लीजिए, समझ लीजिए बच्चों। अब देखो एक मेगालिथिक कल्चर है, ये भी इसका समय करीब 600 BC के आसपास रखा जाता है, 600 BC से लेके के, है ना।
तो इसका प्रथम बार उत्खनन जो है मेडोज टेलर ने गुलबर्गा के सोरापुर क्षेत्र में करवाया था। इसके अलावा अलेक्जेंडर री का विशेष योगदान माना जाता है। आदि चन्नलूर और पेरम्बूर का उत्खनन करवाया। व्हीलर ने ब्रह्मगिरी का उत्खनन करवाया। तो ये आप देख रहे हो क्या है, एक समाधि है। समाधियों के नीचे कुछ पात्र और मरे हुए लोगों के साथ जो है उनके उपभोग की वस्तु है ना रख दी जाती थी पारलौकिक मान्यता को लेकर के। तो चूंकि वहाँ से हमको कोई ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते, तो उन लाशों के साथ जो भी चीज़ें दफनाई गई उनके आधार पर हमने क्या कहते हैं कि हाँ भाई ये लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट क्या है, तो ये असल में कब्रगाह है, इसीलिए बड़े बड़े पत्थर की वजह से इसको महापाषाणिक या बृहद पाषाणिक कहते हैं। मेगालिथिक यानी बड़े बड़े पत्थर। तो क्या है, अब इसमें भी देखो जैसे मेनहीर हुआ, मेनहीर देख रहे हो एक खड़ा स्तंभ टाइप का पत्थर है, इसी के नीचे लाश गाड़ी गई है और लाश, ठीक है ना, इसी को कहते हैं प्रस्तर स्तंभ, और वहाँ के लोग इसको कहते हैं नाडुकल। मास की गुलबर्गा जिले से बहुत जगहों से कर्नाटक के क्षेत्र में ये मेनहीर स्तंभ मिले हुए हैं, जो कि क्या है महाजनपद कालीन है। देखो अगला क्या है, अब बात करते हैं फड़शिला। फड़शिला को क्या कहोगे बेटा, इसको कहते हैं भाई कुडाइकल वुड स्टोन। तो वुड स्टोन कैसे, ये बस ये पत्थर उठा करके रख दिए, जैसे लगता है कि सांप औधे मुँह बैठा हो, तो इस तरह का ये जो पत्थर रख दिया गया तो वो क्या हो गया कुडाइकल, तो वुड स्टोन। अगला क्या है छत्रशिला, टोपिकल, अम्ब्रेला टाइप का अम्ब्रेला स्टोन। तो ये देख रहे हो ना, ये टोपिकल है ना। ये कोचीन, चेरम मननगाद है ना, केरल के अरियचन्नूर। तो केरल से विशेष तौर पे टोपिकल के साक्ष्य मिलते हैं बच्चों। प्रस्तर मेज जिसको कहते हैं डोलमेन, क्या होता था, ये पत्थर एक इधर गड़ा है एक इधर गड़ा है, उसी के ऊपर क्या कर दिया है ना, इस तरह का। तो ये ब्रह्मगिरी से, चिंगलपट्टू से डोलमेन के साक्ष्य मिलते हैं। प्रस्तर वृत्त जो है ये देखो, ये पोर्ट होल सिस्ट कहते हैं इसको, है ना, ये संगोरा इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको निडईकल कहते हैं, निडईकल टड्डी। और गुफाओं में भी हमको क्या मिलते हैं, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये मेगालिथिक कल्चर पूछ देता है कि पाषाण स्तंभ को क्या कहते हैं, तो मेनहीर कहते हैं। उसका एक नाम क्या है बेटा, नाडुकल कहते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकता है। तो ये आप लोग देख लिए। तो ये भी क्या है, एक लौह युगीन संस्कृति है, सबसे लास्ट मानी जाती है, NBPW से भी बात की मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आप समझ जाइए। तो आपको जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन जितने भी बनते मैंने इसमें फैक्ट दे दिए हैं। थैंक यू।